हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 7 है और ये पेपर जो है आपका 5 सितंबर 2023 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देख लीजिए पी क्यू और आर की आय जो है आपको इनका आय का अनुपात आपको प्रश्न में बताया गया, उनके बचत का अनुपात यानी कि सेविंग का रेशियो भी आपको बताया गया। और यदि आर अपने आय का जो है 60% खर्च करता है तो पी क्यू और आर के व्यय का अनुपात आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये पी क्यू और ये आर, ठीक है, इनका इनकम का रेशियो आपको प्रश्न में बताया गया 9:15:10। और यहाँ पर अगर हम x एक नियतांक मान ले तो 9x और 15x और ये 10x इनके सेविंग हो जाएंगे। वहीं पर आपको जो है सेविंग का रेशियो भी प्रश्न में बताया गया कितना है, 10:15:12। ठीक है, अगर हम y एक नियतांक मान ले तो 10y 15y और यहाँ पर जो है 12y, ये इनके सेविंग हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे ये बोला गया है कि r जो है अपने आय का जो है 60% खर्च करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर की आय कितनी है, 10x है, यानी कि 10x का अगर इसने 60% खर्च कर दिया तो इसकी आय जो थी वो अपने आप में 100% थी, यानी कि 40% बच गया। यानी कि 40% जो है ये सेविंग है और सेविंग यहाँ पर कितनी है आर की, ये 12y है, तो यहाँ पर ये 12y हो जाएगा इक्वल टू ये आर के लिए आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप x और y का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 2 0 से 2 0 कट गया, 4 3 12 हो गया, तो x का y के साथ रेशियो कितना आ गया, 3:1 आ गया। तो x 3 यूनिट है, y 1 यूनिट है, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास 9 3 27 हो गया, 15 3 45 हो गया और ये 30 हो जाएगी। ये आपके पास इनकी आय आ जाएगी, ठीक है, इनकम आ जाएगी। और यहाँ पर y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 10 हो गया और ये 15 हो गया और ये 12 हो गया। ये आपके पास यहाँ पर इनकी सेविंग आ जाएगी। तो आप इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 27 में से इसने जो है 10 खर्च कर दिया तो बचा कितना 13, 45 में से 15 खर्च कर दिया तो बचा कितना 30, और यहाँ पर जो है 30 में से 12 खर्च कर दिया तो बचा कितना 18, और ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब इसमें x का मान आपको कैलकुलेट करके बताना, तो आप यहाँ पर 15 3 45 और 2 47/3 लिख लेंगे और यहाँ पर गुणा में 6 3 18 19/6 लिख लेंगे। ठीक है, और प्लस का 6 3 18 19/3 आप यहाँ पर लिख लेंगे इक्वल टू ये 11 के 18 से गुणा कराएंगे 198 प्लस का 7 करेंगे 205 हो जाएगा, और बट्टे के अंदर 18 प्लस का x हो गया। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर इधर बट्टे के अंदर 18 तो एलसीएम आ जाएगा, ये देखिए 47 इंटू में 19 हो जाएगा, और प्लस के अंदर 6 का 18 होता है तो 6 इंटू में 19 हो जाएगा, और ये इक्वल टू 205/18 और प्लस का x। यहाँ पर देखिए ये 47 इंटू में 19 और ये 6 इंटू में 19 है, टोटल करें तो 53 इंटू में 19 हो जाएगा और बट्टे के अंदर 18 हो जाएगा, और ये बराबर की साइड 205/18 हो गया और प्लस का x। जब आप यहाँ पर सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 3 57 हो गया, हासिल आ गई 5, और ये 19 5 95 और ये 100 हो गया, बट्टे के अंदर 18 हो गया। ये इस साइड लेकर आ जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि एक साइड x बच गया, और 1007/18 में से माइनस करेंगे 205/18, तो ये बट्टे के अंदर तो 18 आ गया। ऊपर देखिए डिफरेंस यहाँ पर जो है 802 का हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 401/9 हो गया, 9 चौके 36 हो गया, और बच गया 4, और इसके बाद उतारेंगे 1, फिर 9 चौके 36 बच गया 5/9। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही आंसर हो गया। 5345 की धनराशि का आज सब 10 वर्षों के लिए वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर जो है निवेश किया जाता है, तो परिपक्वता पर 2672.50 का ब्याज अर्जित करती है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो 5345 की ये राशि थी। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते, 10 वर्ष का टाइम बताया गया, डिवाइड 100 से करेंगे तो ब्याज आपको बताया गया यहाँ पर 2672.50 का यहाँ पर हमें ब्याज सही है। तो जब आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे, बट्टे के अंदर 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, 0 से यहाँ पर ये 0 कट गया। तो आप यहाँ पर ऑप्शन से जब चेक करेंगे, क्या यहाँ पर जो है इसका ये 5 गुना लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर अगर आप 5345 का 5 गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या ये आ रहा है भाई, 5 5 25, 5 चौके 20, 2 22, 5 3 15 और यहाँ पर 2 17 और 5 5 25 1 26। एग्जैक्ट यहाँ पर आपको ये 5 गुना दिखाई पड़ गया।
ठीक है। तो एग्जैक्ट आपको यहाँ पर 5 गुना दिखाई पड़ गया, तो R इक्वल टू हमारे पास 5% जो है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। ठीक है। अगर हमारे पास ये 5 गुना ना होता तो हम 8 पर चेक करते, क्या ये 8 गुना है, तो 8 गुना भी ना होता तो अब आपको कैलकुलेट करना पड़ता, तो ऑप्शन नंबर 2 या 3 में से कोई एक आंसर हो जाता। ठीक है। अब इसमें देखिए अनिल सुमित से जो है 3 गुना तेज़ी से काम करता है, और यदि सुमित अकेले एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो अनिल और सुमित जो है मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए अनिल जो है ये सुमित से 3 गुना तेज़ी से काम करता है, यानी कि 3:1 इनकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। आपसे प्रश्न में बोला गया है कि यहाँ पर जो है सुमित जो है ये 12 दिन में काम कंप्लीट कर सकता है, तो सुमित की एफिशिएंसी से तो 1 यूनिट थी, यानी कि 12 यूनिट का आपके पास यहाँ पर टोटल वर्क आ गया। तो टाइम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 12 यूनिट का काम होगा इन दोनों की एफिशिएंसी से, यानी कि 4 यूनिट की एफिशिएंसी से काम होगा, तो यहाँ पर 3 दिन का टाइम लग जाएगा। 25 सेब जो है 250 में खरीदे गए और 30 सेब जो है 390 में बेचे गए। इस लेन देन में जो लाभ या हानि प्रतिशत आपको कैलकुलेट करना। तो 25 सेब 250 में खरीदे गए, यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ पर बताया गया कितना है 250 रुपये, लेकिन ये 25 सेब के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो कैलकुलेट करेंगे वो भी आप 25 सेब के लिए कैलकुलेट करेंगे। आपको बताया गया 30 एप्पल जो है यहाँ पर 30 सेब जो है 390 रुपये में बेचे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 25 सेब यानी कि 25 एप्पल जो है ये कितने रुपए में बेचे जाएंगे, 25 इंटू में क्या कर देंगे 390/30 कर देंगे। तो 30 से यहाँ पर ये कटेगा 13 आ गया, 13 से 25 की गुणा कराएं तो 13 पंचे 65, 13 दूनी का 26 और ये 32 हो जाएगा 325। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 75 का प्रॉफिट दिखाई पड़ा। कितने पर 250 पर, और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर 25 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे 10 आ गया, 300/10 करें यानी कि 30% का यहाँ पर ये प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। वैशाली जो है 1260 में एक बस का टिकट बुक करती है, तबीयत खराब होने की वजह से जो उसे टिकट रद्द करना पड़ा और इस प्रक्रिया में जो उसे 945 का रिफंड मिलता है, तो वैशाली को कितने प्रतिशत की हानि हुई है आपको कैलकुलेट करना। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट देख लीजिए इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 315 का आपको गैप दिखाई पड़ा। भाई 55 और 260 कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। 315 का आपको गैप दिखाई पड़ा, और ये इतने का लॉस हो रहा है कितने पर, 1260 पर, और गुणा अगर हम 100 कर दें तो ये परसेंटेज में हमारे पास लॉस आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर ये 9 से आपको डेटा डिवाइड दिखाई पड़ रहा है, 9 त्रिका 27 हो जाएगा, 9 पंचे 45 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखें 9 एकम 9 हो गया, 9 चौके 36 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 350 के अंदर 14 का डिवाइड करेंगे तो 14 दूनी का 28 हो जाएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 25% आ जाएगा, और ये माइनस में आएगा। माइनस का चिन्ह यहाँ पर लॉस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 25% का लॉस होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक कक्षा के 50 छात्रों की औसत लंबाई बताई गई 170 सेंटीमीटर। यदि उनमें से 15 छात्रों की औसत लंबाई 180 सेंटीमीटर है तो बाकी छात्रों की औसत लंबाई क्या होगी, आपको निकटतम पूर्णांक तक सन्निकटित आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए 15 छात्र थे, इनका औसत 180 था, तो ये इनकी आपके पास कुल लंबाई आ गई। बचे कितने छात्र, 35 छात्र बचे। 35 छात्रों का औसत x मान लेते तो 35 इंटू में x उनका टोटल आ जाएगा, और जबकि आपको यहाँ पर सभी छात्रों का औसत बताया गया है कितना 170, तो 50 इंटू में 170 सभी की आपके पास कुल लंबाई आ गई। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 5 त्रिका 15 हो गया, 5 7 35 हो गया, 5 से ये 10 बार कट गए, तो 7x। ये देखिए यहाँ पर 18 3 54 540 बनेगा, और ये इधर के साइड 1700 माइनस का 540 कर देंगे, तो यहाँ पर डिफरेंस जो है ये आपको 1160 का दिखाई पड़ेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 आ गया, और बच गया 4, 7 6 के 42 हो गया, बच गया 4, फिर 7 पंचे 35 हो गया, बच गया 5 पॉइंट 7 7 49 हो गया। अप्रोक्सीमेट आप इसको जो है 166 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। ठीक है। आप इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं, वो भी यहाँ पर आसान मेथड होगा, बट यहाँ पर जो है ये भी आसान है, तो मैंने इससे आपको करा दिया। एलिगेशन से आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास ये रेशियो दिए गए, और यहाँ पर इन अनुपातों को बढ़ते हुए आपको क्रम में यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप ये 5 अनुपात, ये 3 से 1/3 जो लिख रखा है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 सही 10/3 ऐसे लिख सकते हैं। 5 से ये कटेगा तो 1 अनुपात 2/3 आ जाएगा। तो दोनों साइड आप यहाँ पर 3 से गुणा कराएंगे तो 3 अनुपात 2 आपके पास बन गया। तो ये क्या बना 3 अनुपात 2, तो इसको आप यहाँ पर 3/2 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे अनुपात की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इस अनुपात की, ये आपके पास यहाँ पर कितना है 3/2 है। इसके अगर मैं बात करूँ तो ये 25/4 आप इसको लिख सकते हैं अनुपात।
ये 25/8 आप इसको लिख सकते हैं। तो ये 25 से तो 25 घटेगा, 1/4 अनुपात 1/8, दोनों साइड 8 से गुणा कराएंगे तो ये 2:1 बन जाएगा। तो 2:1 का मतलब 2/1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तीसरे भिन्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो है 3.5/4.5 लिखा हुआ है। तो पॉइंट से तो पॉइंट कट गया, 5 से डिवाइड करेंगे 7×5 35 हो जाएगा, 9×5 45 हो गया। तो ये 7/9 हो गया। और अब यहाँ पर देखिए आप इनको डिवाइड करके चेक कर लेंगे छोटी कौन सी है बड़ी कौन सी है। तो ये 1.5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो है 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो सबसे छोटी आपके पास ये वाली वैल्यू यानी कि सबसे पहले ये आएगी, और ये आई किससे थी, इससे आई थी, यानी कि ये वाला अनुपात जो है आपके पास सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले ये वाला अनुपात एक ही ऑप्शन में दे रखा, आंसर यहाँ से लगा देते, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इससे बड़ी आपके पास यहाँ पर ये वाली फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर ये किससे आई थी, ये आपके पास यहाँ पर इससे आई थी, ये आपके पास यहाँ पर रहा। और ये इसके बाद यहाँ पर 3 नंबर पर ये 2 हो जाएगा, यानी कि ये किससे आया था, ये हमारे पास इससे आया था, ये लास्ट में यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। इसमें देखिए यहाँ पर x का, y का और z का एक साथ रेशियो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो 15, 24 और 32 का आपको एलसीएम लेना है। तो 15 और 24 का तो 120 आपको दिखाई पड़ गया, 120 और यहाँ पर 32 का एलसीएम लेंगे तो 8 से ये डिवाइड है, 15 ये 4 आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 60 हो जाएगा। बट यहाँ पर देखिए ये एलसीएम आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 से आपने यहाँ पर डिवाइड भी तो किया था, तो 8 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, 60 के 8 से 48, 480 आ गया, ठीक है। अब आप अपने तरीके से जो है यहाँ पर इनका 15, 24 और 32 का एलसीएम कैलकुलेट करके देख लेना, ये 480 आएगा, ठीक है। तो जब आप x, y और z का एक साथ रेशियो लिखेंगे तो 15 का इसमें डिवाइड करेंगे 480 में, तो 15 3 45 हो गया, 15 दूनी का 30 हो गया, 32 आ गया। 24 का इसमें 480 में डिवाइड करेंगे, 24 दूनी का 48, ये 20 आ गया। और यहाँ पर 32 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास, वैसे भी यहाँ पर देख सकते हैं आप 32:20 जो है एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर 32:20:15 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें देखिए उत्पादन और एचआर विभागों में जो है मिलाकर महिला कर्मचारियों की संख्या तथा आईटी और लेखा विभागों में मिलाकर पुरुषों की संख्या का अनुपात आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्पादन ये रहा, एचआर ये रहा। इसमें आपको महिला कर्मचारी देखने हैं तो 800 का यहाँ पर 30% यहाँ पर महिलाएं, और यहाँ पर ये देखिए महिलाओं का परसेंटेज बताया गया, 360 का 65% यहाँ पर महिलाएं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 800 का 30% कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पर जो है 360 का आप यहाँ पर जो है 65% कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जो है आईटी और लेखा में देखेंगे तो आईटी में यहाँ पर 640 का, यहाँ पर पुरुषों की संख्या देखनी है तो 55% पुरुष हैं, 220 का यहाँ पर 60% लेखा विभाग में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास ये कितना हो जाएगा, 640 का आप कैलकुलेट कर लेंगे कितना, 55%। इसके बाद यहाँ पर जो है 220 का आप कैलकुलेट कर लेंगे 60%, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये 2 0 से तो 2 0 कट गया, 8 3 24, 240 आ गया। और यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से इसको डिवाइड करें, 5 दूनी का 10, 13 5 65 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 18 3 54 का 4 हो गया, हासिल 5, और ये 23 आ जाएगा। इनको आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे 11 आ गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 32 आ जाएगा। इसको 11 से गुणा कराएंगे तो ये आपके पास 352 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है 2 0 से ये 2 0 कट गए, 22 के 132 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर लीजिए, इनको आपस में ऐड कर लीजिए और इनको आपस में ऐड कर लीजिए, तो कितना बन जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर 474 बन जाएगा। और यहाँ पर आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर जो है 484 बन जाएगा, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 237 आ गया, अनुपात ये 242 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। अब इसमें देखिए डेटा आपको दिखाई नहीं पड़ रहे थे तो मैंने यहाँ पर डेटा लिख दिया, और यहाँ पर बोला क्या गया, यदि 1 किलोमीटर जॉगिंग करने में 100 कैलोरी खर्च होती है तो दिए गए सप्ताह में ए और बी द्वारा जो है खर्च की गई कैलोरी के बीच का अंतर आपको कैलकुलेट करके बताना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ए का टोटल करेंगे और बी का टोटल करेंगे। अब यहाँ पर ये किलोमीटर में दे रखा है डेटा, तो यहाँ पर आप 100 से गुणा कर देंगे, और जो भी आपके पास डेटा आएगा आप उनका डिफरेंस कैलकुलेट कर देंगे। तो जब आप यहाँ पर ए में देखेंगे तो ए में देखिए यहाँ पर कितना है, 3.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। और यहाँ पर 3.5 यानी कि 9.5 हो गया, और यहाँ पर जो है 4 ऐड करेंगे तो 13.5 हो गया, और ये 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 20 हो जाएगा।
और ये आपके पास यहाँ पर 22.5 हो जाएगा। अब 100 से गुणा करें क्योंकि 22.5 किलोमीटर चलना है और यहाँ पर 1 किलोमीटर जॉगिंग करने में जो है यहाँ पर 100 कैलोरी बर्न होती है, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 10 आएगा, इस 0 कट जाएगा, यानी कि कितना है 2250 आएगा। इसी तरह से आप बी का कैलकुलेट करें तो बी में यहाँ पर टोटल कर लीजिए कितना हो जाएगा, 2 और 2.5 कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, और 5 और ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 12.5 हो गया, और ये आपके पास 16.5 हो गया, 17 3 20, और ये तो 22 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको भी 100 से गुणा कराएंगे तो ये 2200 आ जाएगा। आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है तो इन दोनों का डिफरेंस आपको 50 का दिखाई पड़ गया, और ये आपसे पूछा गया था। 3 संख्याओं का अनुपात आपको बताया गया और यहाँ पर उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताया गया 18 है। तो इन संख्याओं का योग कैलकुलेट करके बताना। तो आप इसको देखिए 2 तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर 3 4 और 5 को 18 से गुणा करें, जो भी आपके पास संख्या है उनको ऐड कर लीजिए, 216 आंसर आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं भाई 4 3 7 हो जाएगा और 7 में 5 ऐड किया तो 12 हो जाएगा। टोटल कितना हुआ 12 यूनिट हुआ। आप इसको 18 से गुणा करा दें तो यहाँ पर 18 दूनी का 36 यानी कि यहाँ पर 216 आपको आंसर दिखाई पड़ेगा। आंसर लगा दीजिए। वार्षिक रूप से संयोजित 12% वार्षिक दर से जो है 1250 की धनराशि कितने वर्षों में 1568 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास जो यहाँ पर संयोजित वर्ड लिखा हुआ है इंग्लिश में होता है कंपाउंडेड, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रश्न है, ठीक है। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/25 यानी कि 25 पर हमें 3 का ब्याज चाहिए। तो 25 की राशि क्या हो जाएगी, 25 की राशि जो है हमारे पास 28 हो जाएगी और यहाँ पर 25 की राशि 28 हो जाएगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये टी टाइम लगता है, ठीक है। और टी टाइम लगता है, ये हमारे पास अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच रेशियो है। ये हमारे पास अमाउंट ये है और प्रिंसिपल हमारे पास ये है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 1568 जो है इसका रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे 1250 के साथ। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 से कटेगा, ऊपर कितना हो जाएगा 7 दूनी का 14 हो जाएगा, 8 दूनी का 16 आ जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। 2 से बट्टे में डिवाइड करें तो ये 625 आ जाएगा। और यहाँ पर ये इसको आप लिख क्या सकते हैं 28:25 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर कंपेयर करा लीजिए, टी की जगह कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है यानी कि टी बराबर कितना आ गया 2 ईयर। आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। स्थिर जल में जो है एक नाव की चाल आपको बताई गई 30 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल जो है 7.5 किलोमीटर पर आवर है। नाव द्वारा जो है धारा में 90 किलोमीटर की दूरी कुल दूरी तय करते हुए बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में और वापस ए तक आने की यात्रा करने में जो घंटों में कितना समय लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु बी हो गया। अब यहाँ से जाने और फिर वापस आने में तय की गई दूरी आपको बताई गई कितनी 90 किलोमीटर। तो यानी कि जाने में अगर हम कैलकुलेट करें तो 45 किलोमीटर होगी, आधा हो जाएगी, ठीक है। और वापस आने में भी 45 किलोमीटर यानी कि टोटल 90 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। तो जाते वक्त तो यहाँ पर ये नाव ये जो है धारा की दिशा में जो है डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। आते वक्त धारा के विपरीत दिशा में ये डिस्टेंस कवर होगी। तो यहाँ पर 45 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है धारा की दिशा में अगर कवर होगी तो यहाँ पर आप क्या करेंगे नाव की चाल और धारा की चाल को ऐड करेंगे यानी कि 37.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर होगी। तो इतना टाइम लग जाएगा। आते वक्त धारा की विपरीत दिशा में डिस्टेंस कवर होगी। तो आप इन दोनों का डिफरेंस करके कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का 30 और यहाँ पर 7.5 का डिफरेंस कितना है 22.5 है, ठीक है। इनका डिफरेंस आप करना है यानी कि 30 में से 7.5 घटाएंगे तो 22.5 बचेगा और यहाँ पर ये टोटल करेंगे तो ये टोटल टाइम कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए भाई। यहाँ से दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 आ गया, यहाँ से दशमलव हटाएंगे ऊपर 0 आ गया। 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 से कम 25 हो गया, 25 से 8 200 हो गया, 18 आ गया। 25 से कम 25 हो गया, बच गया कितना 12 बच गया। 25 5 125 25 5 125 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर आप 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 18 यहाँ पर भी आ जाएगा, 25 नमा 225 हो जाएगा। इनको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर ये 9 दूनी का 18 हो जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ 18/15 ये हो गया और प्लस के अंदर ये 9 दूनी का 18 यहाँ पर हो गया, ठीक है। इसको अगर आप यहाँ पर 3 से और डिवाइड करें तो 6 का 18 हो गया और यहाँ पर 3 से और डिवाइड करें तो ये 5 का 15 हो जाएगा। आप इसको सोल्व करें तो ये 5 दूनी का 10 और 16/5 हो गया, 5 का 15 हो गया, 0.5 दूनी का 10 हो गया। 3.2 आवर का जो है यहाँ पर टाइम लगेगा, ठीक है।
तीन के प्रथम 13 गुणजों का औसत क्या है आपको कैलकुलेट करना है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी का 6, 3 त्रिका 9, ऐसे चलते जाएंगे और 13 3 39, लास्ट टर्म आपके पास 39 होगा। प्रत्येक पद के बीच का गैप सेम है, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रथम पद प्लस का लास्ट पद कर देंगे और डिवाइड 2 कर देंगे। तो यहाँ पर ये 42 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी कि 21 जो है ये आपके पास एवरेज आ जाएगा। प्रत्येक 2 सेंटीमीटर व्यास वाली ठोस शीशे की गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शीशे के ठोस गोले से बनाई जाती है, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पर बराबर होगा। अब व्यास है तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, और यहाँ पर व्यास है तो ये आपके पास त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर 4/3 पाई इंटू में आर का क्यूब, यानी कि 7 इंटू में 7 इंटू में 7, ये बड़े गोले का आयतन हो गया, बराबर यहाँ पर मान लेते हैं n गोले बनाए जाते हैं और एक गोले का आयतन 4/3 और पाई। यहाँ पर जो गोले बनाए जा रहे हैं उनकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आर का क्यूब करेंगे, यानी कि 1 गुणा 1 गुणा 1 ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया और यहाँ पर n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 की पावर 3 आ जाएगा, n इक्वल टू 343 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। आकाश अरविंद से जो है 3 गुना अच्छा काम करता है और इसीलिए वह अरविंद से 30 दिन कम में किसी काम को पूरा कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करें तो वे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ये आपके पास यहाँ पर अरविंद और यहाँ पर जो है ये आपके पास अरविंद हो गया और ये आकाश यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपसे बोला गया कि अरविंद से 30 दिन कम में, अरविंद से 30 दिन कम में जो है आकाश काम कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि ये 3 गुना अच्छा काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए अरविंद जो है आकाश से, अरविंद से आकाश जो है 30 दिन कम काम में, 30 दिन कम में जो है काम कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर अरविंद जो है यहाँ पर ये आकाश जो है टी टाइम में कंप्लीट कर रहा है तो अरविंद यहाँ पर 30 दिन अधिक टाइम ले रहा होगा, तब यहाँ पर आकाश जो है 30 दिन कम में काम कंप्लीट कर रहा है, ये इनका टाइम हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे प्रश्न में ये बोला गया ये 3 गुना अच्छा काम करता है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ पर अरविंद और यहाँ पर आकाश की एफिशिएंसी जो है इनका रेशियो क्या हो जाएगा। देखिए अरविंद से जो है 3 गुना अच्छा काम करता है, तो यहाँ पर अगर ये 1 यूनिट का काम करता है तो आकाश 3 यूनिट का काम करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 इंटू में इसके द्वारा लिए गया टाइम t है, तो 3 इंटू में t करेंगे और यहाँ पर अरविंद जो है t प्लस का 30 यानी कि इतने दिन का टाइम लेता है और यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 1 यूनिट है। तो ये दोनों ही आपके पास टोटल वर्क होंगे और टोटल वर्क होने की वजह से जो ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से आप t की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, एक साइड 2t आ जाएगा इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और t इक्वल टू जैसे ही 15 आपके पास आया तो यहाँ पर t की वैल्यू आप रखेंगे तो 15 ये हो गया और यहाँ पर 15 रखेंगे तो ये 45 हो जाएगा। आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे 45, ये आपके पास टोटल वर्क आ चुका है। अब ये टोटल वर्क इन दोनों, ये दोनों मिलकर करेंगे अरविंद और आकाश, यानी कि 4 की एफिशिएंसी से करेंगे तो 45/4 किया तो ये इनके द्वारा लिया गया टाइम आ जाएगा, यानी कि 11/4 हो गया, बच गया 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। 28 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 45 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू में एल प्लस का आर। आधार की त्रिज्या ये आपको आर बताई गई है और यहाँ पर हाइट एच बताई गई है, ठीक है। आपको यहाँ पर एल कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एल बराबर क्या होता है अंडर रूट के अंदर ये आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर 28 का स्क्वायर करेंगे प्लस का यहाँ पर जो है ये आपके पास 45 का स्क्वायर करेंगे। तो 28 का स्क्वायर तो आपको पता है कितना होता है, 784 होता है, प्लस 45 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 45 का स्क्वायर देखिए ये आपके पास कितना हो जाएगा, 20-25 हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप इसमें ऐड करेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना बनेगा, ये 9 बन जाएगा, ये 8 2 10 आ जाएगा और यहाँ पर जो 8 2 10 हो जाएगा और यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर जो है 5 4 9 हो गया, 8 2 10 हासिल 1 आएगी, तो ये 7 और 1 8 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर जो 2550 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 2500 तो ये ज़्यादा है, 2500 से तो ये ज़्यादा है, इसका मतलब 50 से हमारे पास वैल्यू ज़्यादा आएगी लेकिन 55 से कम आएगी। तो 50 और 55 के बीच में यहाँ पर सिर्फ 53 ही एक ऐसी वैल्यू है जिसमें जिसका स्क्वायर जो करने पर यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारे पास 9 आता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू यहाँ पर 28 रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, ये आपके पास यहाँ पर 53 आया प्लस ये 28 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए 22/7 और इंटू में ये देखिए 700 के 28 हो जाएगा, तो 22 इंटू में 4 लिख देते हैं, ठीक है।
और इंटू में ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 81 बन जाएगा। और यहाँ पर 2200 के 88 हो जाएगा, इंटू में 81 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट तो 8 आएगा, तो ये तो हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये 90 के पास है और ये 80 के पास अप्रोक्सीमेट है। तो यहाँ पर संख्या हमारे पास 7200 के आसपास आनी चाहिए, यानी कि 7128 जो है ये आपके पास जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू एलिमिनेशन से जो है हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। यदि दो प्रकार के अनाज जिनका मूल्य आपको बताया गया 202 रुपये प्रति किलोग्राम और 250 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो को 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण का प्रति किलोग्राम में मूल्य कितना ही आपको कैलकुलेट करना है। तो एलिगेशन से बना सकते हैं, ये 202 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। ओवरऑल मान लेते हैं x है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं, तो ये 250 माइनस का x हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये 202 माइनस का ये आपके पास सॉरी यहाँ पर x माइनस का 202 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं। आपको पता है एक वैल्यू बड़ी होगी तो एक वैल्यू छोटी होगी। ये जो इनका रेशियो आएगा वो आपको रेशियो यहाँ पर प्रश्न में बताया गया किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, 7:5 में मिलाया जा रहा है। तो यानी कि 250 माइनस का x बटे आपके पास हो जाएगा x माइनस का 202, ये बराबर होना चाहिए किसके, 7:5 के। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 25 5 125 यानी कि 1250। तो ये हो गया माइनस का 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7x माइनस का 7 से गुणा करें तो 1414 आपके पास ये आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 12x आ जाएगा और इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये 64 हो गया। और ये आपके पास यहाँ पर 1600 और ये 2664 हो जाएगा। इसमें 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी का 24 हो गया, बच गया 2, 12 दूनी का 24 हो गया, 12 दूनी का 24, यानी कि 222 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। एक कार की चाल आपको बताई गई 90 किलोमीटर पर आवर, कार द्वारा जो 7 सेकंड में तय की गई दूरी कैलकुलेट करनी है। भाई 90 किलोमीटर पर आवर आप इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और समय से आप यहाँ पर गुणा कर देंगे तो यहाँ पर तय की गई दूरी यानी कि डिस्टेंस आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ठीक है। तो ये 18×5 हो जाएगा, 25×7 175 हो जाएगा, यानी कि आपके पास मीटर में जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 20 प्रश्न। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।